हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट और हमारी बॉडी की सबसे छोटी और सबसे पावरफुल चीज के बारे में जानते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी बिल्डिंगें या घर जो बनी है वो किसकी हेल्प से खड़ी हुई है या किसकी हेल्प से बनी है। तो हमें मालूम है कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ईंटों की मदद से खड़ी कर देते हैं, यानी हजारों लाखों ईंटें जोड़ करके और हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मकान बना लेते हैं। उसी ही तरीके से हमारी बॉडी भी किसी चीज से मिलकर बनी हुई है, या जितने भी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती हैं वो सब किसी एक चीज से मिल करके बनी हुई है, किसी छोटी से छोटी चीजों से मिल करके बनी है। आज हम इस लेक्चर में उस चीज के बारे में समझते हैं, तो वो होता है कोशिका, यानी सेल। बैटरी वाली सेल नहीं जिससे हम मिलकर बने हुए हैं, जैसे बिल्डिंग बनी है ईंटों से, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनी हुई है। तो हम आज सेल के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम सेल का डिफिनीशन देखते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ डिफिनीशन लिखा हुआ है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल वाइटल एक्टिविटीज। यानी कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है जो हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को करने में सक्षम होती है। यानी कोशिका हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं या खाना खा रहा हूं या चल रहा हूं या पेड़ पौधे जो ग्रोथ कर रहे हैं, या ह्यूमन बचपन में बहुत छोटे होते हैं वो जवानी तक बहुत बड़े हो जाते हैं, ये सारी चीजें जो हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है? वो कोशिकाओं से। यानी ये सारी चीजें जो भी बनी हुई है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। किसी बिल्डिंग या किसी मकान को बनाने के लिए जो रोल प्ले करता है ईंट, ब्रिक्स, वही रोल प्ले करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल। तो हम समझ सकते हैं कि सेल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जूलॉजी और बॉटनी में कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो ज्यादातर कोशिका की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इस लेक्चर में कोशिका को, सेल को समझ लेंगे तो आगे हमें बहुत इजीली बायोलॉजी समझ में आ जाएगी, ज्यादातर टॉपिक। तो हम समझते हैं कि कोशिका कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या कोशिका से कैसे हमारी बॉडी बनी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेल, कई सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ द सेल टिश्यू होता है। और कई सारे टिश्यू, यानी टिश्यू का ग्रुप मिलकर के ऑर्गन बनाता है, और कई ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो एक ह्यूमन बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम में कई सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है, लेकिन उसमें कितने ऑर्गन लगते हैं? जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, स्टमक और माउथ, ये सब ऑर्गन है। तो कई सारे माउथ और इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो कई ऑर्गन मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब हम मान लेते हैं कि माउथ हमारा एक ऑर्गन है, लेकिन माउथ में जीभ होता है, लिप्स होता है, कई सारे टिश्यू क्या होता है? एक ही तरीके का एक टाइप के कोशिका होते हैं जो किसी एक प्रॉपर काम को करते हैं। तो टिश्यू कैसे? जैसे हमारा जीभ है, जीभ के ऊपर टेस्ट बड होते हैं। जो हम कोई चीज खाते हैं तो उसे हमारी बॉडी को या हमारी माइंड को पता चल जाता है ये तीखा है, मीठा है, ऊपर वाले। तो वो सारे जो टेस्ट बड है वो एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। और एक जीभ के नीचे भी अलग कोशिकाएं होती हैं, लिप्स पे अलग कोशिकाएं होती हैं। तो ये सब आ गए टिश्यू के अंदर, और कई कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू बनाती है। अब हम समझते हैं इसको और इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि जैसे कई सारे गांव हैं, कई सारे गांव मिलकर के एक तहसील बनाते हैं। टिश्यू को तहसील मान लेते हैं, लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। कई सारे गांव मिलकर के तहसील बनाते हैं, और कई सारे तहसील मिलकर के एक जिला बनाते हैं, और कई सारे जिला मिलकर के एक स्टेट बनाते हैं, एक राज्य बनाते हैं, और कई सारे राज्य मिलकर के एक कंट्री बनाते हैं। अगर मान लो कि अगर हमें किसी को हम अपनी कंट्री बता दें तो कभी वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, या हम अपना स्टेट बता दें तो उसे ढूंढने में बहुत मुश्किल आएगी, या हम अपना डिस्ट्रिक्ट बता दें, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2545 गांव है लगभग, तो अगर हम अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट बता दें तब भी ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। हमें अपना तहसील और गांव और उसके बाद नाम बताना होगा, तब हमें कोई पहचान सकता है, या किसी भी इंसान को कोई ढूंढ सकता है इजीली। उसी तरीके से हमें हमारी बॉडी को जानने के लिए, समझने के लिए, उसकी कार्य को समझने के लिए, उसमें क्या क्या फंक्शन होती है, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ है, इसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, किसी भी चीज को पता करने के लिए सबसे पहले हम बॉडी से लेकर के सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा और सबके बारे में जानना पड़ेगा। तो हम इसीलिए कोशिका को पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी में, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है वो है स्पर्म सेल। स्पर्म सेल ह्यूमन में, मनुष्य में पाई जाती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेल में पाई जाती है। और सबसे लार्जेस्ट यानी वजनी और भारी सबसे जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है लार्जेस्ट सेल वो होती है एग सेल, ये फीमेल में पाई जाती है। और लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल हमारी माइंड में पाई जाती है, जो मैसेजेस को ट्रांसफर करती है। यानी मैं जो बोल रहा हूं, मेरा माइंड
मैं कभी ना कभी याद किया हूं और इसीलिए बोल रहा हूं। तो ये माइंड हमारा लिप्स और मुंह को बताता है कि ये चीज बोलना है, तो मैं बोल ले रहा हूं। तो वो काम कौन करता है? न्यूरॉन सेल। और न्यूरॉन सेल सबसे लंबा सेल है हमारी बॉडी का। अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारे जो साइंटिस्ट रहे हैं, साइंसदान, वो बहुत सारी चीजों को खोज करके और उसके बाद गए हैं ताकि हमें आसानी हो कोई चीज समझने के लिए। साइंस इतना एडवांस हुआ है तो बड़े बड़े साइंटिस्टों की देन है, और इसीलिए हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे किसने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जो आज से 360 साल पहले इन्होंने कोशिका की खोज की थी, 1665 में। जो रॉबर्ट हुक थे वो प्लांट के छिलके को ले जा करके और उसके ऊपर जो लेरी पतली परत होती है उसको उजाड़ करके, जिसे कॉर्क कहा जाता है, कॉर्क को ले जा करके और अपने जरिए, अपने द्वारा डेवलप किए हुए माइक्रोस्कोप में जाकर के ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इस तरीके से जो कॉर्क है उसमें इस तरीके से खाने नुमा सेल बना हुआ है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी तरीके से सेल बना हुआ है। तो ये इन्होंने देख करके इसका नाम सेल दे दिया। सेल, ये जहां के रहने वाले हैं, सेल एक रूम को कहा जाता है और इन्होंने एक रूम नाम दिया। जैसे अभी हमारे यहां भी कहा जाता है, अगर कोई जेल में बंद है और हम मिलने जाते हैं तो वो बता देते हैं कि इस सेल में, ए सेल में है, बी सेल में है, सी सेल में है, या नंबरिंग होता है सेल का। तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम सेल रखा। और ये जो कोशिका थी ये मृत थी, यानी डेड सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। इनके 9 साल के बाद एक और साइंटिस्ट थे, एंटोन वेन लुइनहॉफ। इनके 9 साल के बाद यानी 1665 में 9 साल ऐड करेंगे तो 1674 आएगा। 1674 में ये लुइनहॉफ जो थे इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने पौंड में जाकर के पौंड के वाटर को लेकर के और सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी जो रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप बनाए थे उससे कुछ एडवांस था, और उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कोशिका है ये यूनिसेलुलर, यूनिसेल एनिमल सेल इन्होंने नाम दिया था, यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय जीव की डिस्कवरी इन्होंने की थी, लिविंग सेल की। तो मृत डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और लिविंग सेल की खोज सबसे पहले वेन लुइनहॉफ ने किया था 1674 में। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी क्या होता है? सेल के बारे में अधिक जानकारी देने वाले सबसे मेन 2 साइंटिस्ट हैं, स्केलेटन एंड स्वान। स्केलेटन जो थे ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट थे, क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने 1838 में, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने 1838 में कहा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्लांट हैं, वो सेल से मिलकर के बने हुए हैं। यानी 1838 में स्केलेटन ने कहा कि जितने भी प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं दुनिया में, वो सारे कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। उसके बाद इनके 1 साल के बाद 1839 में इस स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। स्वान एक जूलॉजिस्ट थे जो 1839 में कहे, इन्होंने एक थ्योरी पेश किया। इन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल दुनिया में हैं, वो सब कोशिका यानी सेल से मिलकर के बने हुए हैं। तो हम समझते हैं स्केलेटन ने कहा जितने भी प्लांट हैं वो कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं, और स्वान ने कहा जितने भी एनिमल हैं वो कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। तो हम सेल थ्योरी में इन दोनों का स्केलेटन एंड स्वान थ्योरी कहते हैं। और इस थ्योरी से निष्कर्ष निकाले कि जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं, जितने भी जीवित एनिमल हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो कोशिका से मिल करके बने हुए हैं। इसीलिए हम सेल थ्योरी में इन दोनों का नाम सबसे पहले लेते हैं। उसके बाद रुडोल्फ वर्च्यू 1855 में, रुडोल्फ वर्च्यू 1855 में कहा कि सेल विभाजन, कोशिका विभाजन करता है, यानी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होता है, और कोई भी नया कोशिका या नई सेल बनने के लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल से की जरूरत होती है। यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई कोशिकाएं बनती है। यानी जो पुरानी कोशिका है उसी से विभाजित होकर के, उसी को विभाजित करके या वही विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनती है। हम सेल थ्योरी समझते हैं, इसमें 3 पॉइंट है। स्केलेटन ने कहा जितने भी प्लांट है दुनिया में, जितने भी पेड़ पौधे हैं दुनिया में, वो कोशिका से मिलकर के बने हैं। और स्वान ने कहा जितने भी एनिमल हैं वो कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं, जितने भी जानवर और इंसान हैं सब कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। इन दोनों की थ्योरी मिला करके हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है रुडोल्फ वर्च्यू। ये एक साइंटिस्ट है, ये 1855 में कहा कि जितने भी कोशिका है वो विभाजन करते हैं, यानी सेल डिवाइड होते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, और कोई भी नई कोशिकाएं बनती है प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से, यानी जो कोशिका है वही विभाजित होकर के नई कोशिका बनाती है। अब इसके बाद सेल थ्योरी के बाद हम सेल स्ट्रक्चर और सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कोशिका के स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका हमें, हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एनर्जी बनाता है। यही जितने ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहे हैं, यही ऑर्गेनल्स हमें सपोर्ट भी देते हैं, हमारी
बॉडी में कट जाए कहीं तो उसको रिपेयर भी करते हैं, और यही एनर्जी प्रोवाइड करके हमारी बॉडी को ताकत भी देते हैं। तो हम एक एक करके सभी ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यह है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और सबसे बाहरी लेयर होता है। सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है और ये सबसे आउटर लेयर होता है प्लांट में। ये प्लांट का आउटर लेयर होता है और ये सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, और ये प्रोटेक्ट करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, शेप देता है एंड सपोर्ट करता है। जो बड़े बड़े प्लांट दिखते हैं हमें, वो किसके इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं जो इतनी तेज आंधियां चलती है लेकिन वो टिके रहते हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे मेन रोल प्ले करता है सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। ये एनिमल सेल का सबसे आउटर लेयर होता है। इसे सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का और सेल मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन का। ये एनिमल का आउटर लेयर होता है। ये एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन का बना होता है। ये फ्लेक्सिबल होता है। इसे गेट कीपर भी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे वो हम समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को कोशिका के अंदर आने देता है। जब हम खाना खाते हैं हमारे जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को अंदर आने देता है, और फिर जब एनर्जी यानी एटीपी बन जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से बाहर निकालता कौन है? सेल मेम्ब्रेन। यानी जो जरूरत के सामान होते हैं, जो जरूरत के सब्सटेंस होते हैं, उनको कोशिका के अंदर आने देता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं उन्हें कोशिका से बाहर जाने देता है कौन? सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए इसे सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये कोशिका के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये दो तरीके का होता है। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? ये दोनों जितने ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं, साइटोप्लाज्म एक गाढ़ा लिक्विड होता है, जितने ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं, जितने ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो उसी में तैरते रहते हैं। अगर वो लिक्विड निकाल लिया जाए तो ये सारे ऑर्गेनल्स चिपक जाएंगे एक दूसरे में और सही से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए साइटोप्लाज्म का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी ऑर्गेनल, जितनी भी प्रोसेस होते हैं कोशिका के अंदर, सब कहीं ना कहीं इसका एक अहम रोल होता है। और उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में ही न्यूक्लियोलस और डीएनए आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल तैरते रहते हैं, और अगर न्यूक्लियोप्लाज्म ना रहे यानी न्यूक्लियस में वो लिक्विड ना रहे तो ये सारे डीएनए और जितने भी जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में चिपक जाएंगे। उसके बाद है न्यूक्लियस। देखो, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म दो तरीके का होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब हम आते हैं अगले ऑर्गेनल्स पे जो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, यानी बॉस है। ये सेल का क्या है? बॉस है। इसमें 80% प्रोटीन होता है और 10% डीएनए होता है। इसमें 80% प्रोटीन होता है और 10% डीएनए होता है। ये टारगेट देता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है, तो न्यूक्लियस ही ऑर्डर देगा कि भैया तुम ऑक्सीजन को आने दो और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दो, फिर ये चेक करके निकालता है और आने देता है। इसीलिए इसे बॉस ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई भी कार्य करना होता है तो हमें कमांड कौन देता है? हमारा माइंड देता है। वैसे ही अगर न्यूक्लियस कोई काम करता है उसको कमांड कौन देता है? सेल कोई काम करता है तो इसको कमांड कौन देता है? न्यूक्लियस देता है। इसीलिए न्यूक्लियस को बॉस ऑफ द सेल कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कह सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है। इसे फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियस क्या करता है? राइबोसोम बनाता है। ये जो छोटी छोटी दिख रहे हैं ये राइबोसोम है। न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम बनाता है। इसे फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम कहा जाता है। उसके बाद अगला ऑर्गेनल है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसे कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों को मिलाकर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये और ये है।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये प्रोवाइड करता है इंडोस्केलेटल और इंटरनल सपोर्ट करता है, यानी कोशिका को इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरीके का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम नहीं होता है, ये राइबोसोम जिसपे नहीं होता वो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फैट बनाता है, ये क्या बनाता है? फैट यानी चर्बी बनाती है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम उपस्थित होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन को बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन को बनाता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। राइबोसोम को न्यूक्लियोलस बनाता है और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम को बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है। अब उसके बाद आ गया गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज का क्या काम होता है? ये सेल का पोस्ट ऑफिस होता है। अगर हम अपनी भाषा में समझने के लिए समझे तो गोल्गी बॉडी जो होता है ये सेल का पोस्ट ऑफिस होता है। और कैसे होता है मैं बताता हूं। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट और प्रोटीन बनाए, फैट और प्रोटीन को लेकर के गोल्गी बॉडी इसको मॉडिफाई करता है, पैक करता है। क्या करता है? इसको मॉडिफाई करता है और पैक करता है। प्रोटीन और लिपिड को, प्रोटीन और फैट को, प्रोटीन और लिपिड को ये क्या करता है? मॉडिफाई करता है, यानी अगर बड़ा है तो उसको छोटा करता है, उसको पैक करता है और कहां कितनी जरूरत है ये बताता है ये गोल्गी बॉडीज। उसके बाद आ गया गोल्गी वेसिकल्स। गोल्गी वेसिकल्स जो होता है गोल्गी बॉडी से ही निकलकर अलग होता है, यानी ये गोल्गी बॉडी है और ये गोल्गी वेसिकल्स है। ये क्या है? गोल्गी वेसिकल्स। गोल्गी वेसिकल्स गोल्गी बॉडी ही बनाता है। गोल्गी वेसिकल्स का काम ये होता है कि ये मटेरियल को ट्रांसफर करता है। जैसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट बनाता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। इन दोनों को पैक करता है, मॉडिफाई करता है कौन? गोल्गी बॉडीज। और गोल्गी बॉडीज कमांड देता है गोल्गी वेसिकल्स को कि यहां प्रोटीन की जरूरत है और यहां फैट की जरूरत है। तो ये जो गोल्गी वेसिकल्स है उस पैक्ड सब्सटेंस को कोशिका के अंदर अगर कहीं ट्रांसफर करना हो वहां भी ले जाता है और कोशिका के बाहर भी अगर ट्रांसफर करना हो तो गोल्गी वेसिकल्स वहां भी ट्रांसफर करता है। तो इसे हम डिलीवरी बॉय के नाम से जान सकते हैं, गोल्गी वेसिकल्स को, और इसे पोस्ट ऑफिस के नाम से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम अगला ऑर्गेनल देखते हैं जो है इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन लिपिड डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन डीएनए और आरएनए से मिलकर के बना होता है। इसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को लेकर के एटीपी बनाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है वो एनर्जी कैसे मिलती है हमें? एटीपी के थ्रू। और ये सबसे ज्यादा यानी 80%, लगभग 80% एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया अकेले बनाता है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनाता है एटीपी, यानी जो हम खाते पीते हैं उसको लेकर के जो सांस लेते हैं उन सबको लेकर के ये क्या करता है? एटीपी बनाता है। हमारी बॉडी का 80% एटीपी यही बनाता है, यानी एनर्जी प्रोवाइड यही हमारी बॉडी का, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब हम देखते हैं अगला ऑर्गेनल जो है लाइसोसोम। सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई ऑर्गेनल्स है तो वो लाइसोसोम और पैराक्सीसोम है। इनकी कहानी और इनको पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। तो हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी बनाती है। गोल्गी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं? लाइसोसोम को बनाते हैं। और इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, इसीलिए इन्हें सुसाइड बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब या सुसाइड बैग कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। इसे बनाता कौन है? गोल्गी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम को बनाते हैं। एक कहानी से याद रखना कि जब हमें हमारे टीचर या बाहर कोई मार दे एक डंडे से खूब तेज, स्किन पे हमारी बॉडी में कहीं भी मार दे और स्किन का वो कलर बिल्कुल ही स्पॉट बन जाए, एक धब्बे की तरह दिखने लगे, एकदम ब्लैक हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि जो कोशिका जहां डंडे लगे हैं, यानी अगर यहाँ डंडा लग गया और यहाँ पूरा एक स्पॉट बन गया, रेड या ब्लैक स्पॉट बन गया, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ की जितनी कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो लाइसोसोम है, इसके अंदर जितने लाइसोसोम है वो क्या हो गए हैं?
वो फट चुके हैं। यानी इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, अगर वो फट जाए तो पूरी कोशिका ब्लास्ट हो जाती है। जैसे किसी बिल्डिंग पे बॉम्ब गिर जाए और वो बिल्डिंग पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो जाती है, वैसे ही अगर ये फट जाए तो क्या हो जाएगा, पूरी कोशिका जलकर राख हो जाएगी। अब इसकी एक कहानी और मैं बता दे रहा हूं। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बॉस ऑफ द सेल कहते हैं, और एटीपी बनाता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाने से मना कर दिया, न्यूक्लियस बोला कि भैया तुम एटीपी बना दो, एनर्जी की जरूरत है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने से मना कर दे, नहीं बनाए, तो हम क्या करेंगे, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन न्यूक्लियस कुछ कर सकता है। वो किसको बताएगा, लाइसोसोम को बताएगा कि भैया तू जाकर समझा दे। और अगर लाइसोसोम के समझाने के बाद भी ये नहीं माना, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा अपना एसिड क्या करेगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करेगा, इस पर छिड़क देगा, ये खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो ये दूसरा भी बना सकता है, और एक कोशिका में कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, दूसरे से काम करने लगेगा। लेकिन अगर पूरे ऑर्गेनल्स विद्रोह कर दे, न्यूक्लियस के खिलाफ हो जाए, न्यूक्लियस के खिलाफ क्या कर दे, विद्रोह कर दे, अपना अपना काम ना करने लगे, तो ये इसको ऑर्डर देगा और ये क्या करेगा, अपने आप को फोड़ लेगा, यानी अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा, और सारे ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। यही इसकी सबसे यूनिक बात है और सबसे इंटरेस्टेड ऑर्गेनल इसीलिए माना जाता है। अब दूसरा पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम का काम क्या होता है, पेरोक्सीसोम जो होता है ये टॉक्सिक सब्सटेंस को तोड़ता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये सबसे ज्यादा लिवर में पाया जाता है किनके, शराबियों के। जो शराब एल्कोहल पीते हैं, एल्कोहल को डिटॉक्सिफाइड करता है। इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं, और ये सबसे ज्यादा शराबियों के लिवर सेल में पाया जाता है, क्योंकि जब शराबी शराब पी लेता है, वो नशे में मुब्तला हो जाता है, तो यही डिटॉक्सिफिकेशन करके कुछ टाइम के बाद क्या करता है, उसके बदहोशी को खत्म कर देता है और होश में लेके आता है। कौन सा ऑर्गेनल्स होता है, पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम ये शराबियों में ज्यादा पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि शराबियों में इसके जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं शराबियों में ज्यादातर। उसके बाद होता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन प्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क होता है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, प्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क होता है। साइटोस्केलेटन प्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क होता है। ये सेल को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साइटोस्केलेटन सेल को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये दो तरीके से होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक होता है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनल्स को एक जगह रखता है। ऑर्गेनल्स को एक जगह रखता है मतलब ये ऑर्गेनल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है, ये थ्रेड पतली धागे के नुमा होता है, ये सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे कुछ में सिलिया और फ्लेजेला होता है, ये हमारे मसल्स मूवमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन वहां पे समझ में आएगा। तो साइटोस्केलेटन के दो पार्ट हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। अब उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, ये कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन से डिवीजन में हेल्प करता है। जो ये सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम दो ही उपस्थित होते हैं, दो ही प्रेजेंट होते हैं। ये 90 डिग्री के एंगल बना के रहते हैं, यानी जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो ये एक सेंट्रोसोम इधर चला जाता है और एक सेंट्रोसोम इधर आ जाता है, और ये स्पिंडल फाइबर बना करके सारे ऑर्गेनल्स को बीच से फाड़ते हैं, यानी बीच से तोड़ते हैं। तो इनका काम क्या होता है, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन का काम होता है। किसका होता है, सेंट्रोसोम का। अब एक लास्ट ऑर्गेनल्स है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम होता है किसी भी चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल में, उनका एक ही काम होता है, ये स्टोर करके रखते हैं। प्लांट में थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा होता है, और एनिमल में बहुत छोटा होता है। ये वाटर न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, वाटर न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है। इसका काम होता है स्टोर करना, यानी इसे पानी की टंकी भी समझ सकते हैं। लिखना नहीं है तो समझने के लिए पानी की टंकी से याद रखना। तो हम इस तरीके से आज इस लेक्चर में सेल का डिफिनीशन, सेल की थ्योरी, सेल की डिस्कवरी और सेल स्ट्रक्चर और सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में हम कोशिका यानी सेल डिवीजन, सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।